गुड आफ्टरनून। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे मोशन के बारे में और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। आप में से किसी को कोई डाउट? यस सर। बोलिए। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन को फिर से पढ़ा दीजिए। और फिर से एक बार देखो, तो रोटेशन और सर्कुलर को पढ़ने के लिए चलो एक काम करते हैं। देखो, सपोज कि यह एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यह ऑब्जेक्ट जो है, तो क्या इसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं बाबू? यस सर। पार्टिकल्स बोल सकते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे पार्टिकल्स का मिलकर के बना हुआ है। ये बल्क बॉडी है, रिजिड बॉडी है। ओके? यस सर। तो चलो देखो, हमने आप सबको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल है और वह पार्टिकल अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे। जबकि अगर कोई बल्क ऑब्जेक्ट, कोई रिजिड बॉडी, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर किसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, बिल्कुल सही। इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। और हमने एक बात आपको और बताया था कि हमारे फिजिक्स ने हम सबको यह ऑथोरिटी दे रखा है कि हम चाहें तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। एक पार्टिकल के रूप में इसको हम देख सकते हैं, एक पार्टिकल से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका क्या शर्त है? शर्त ये है कि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सभी के सभी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करने चाहिए। देखो, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करने चाहिए और सब आपस में पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। देखो, तो ये भी इस तरह मूव करेगा, ये भी ऐसे मूव करेगा और ये सब आपस में पैरेलल है ना। उसी तरह से ये पार्टिकल्स भी सब पैरेलल है। तो हमने क्या देखा कि इसके सभी पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हैं और सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। यस सर। देखो, उसी तरह से हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन के बारे में भी हमने देखा, अगर इन दोनों को रिलेट करके देखो, तो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी सर्कल पर या क्लोज्ड पाथ पर मूव कर रहा है। देखो बेटा, क्लोज्ड पाथ कहने का मतलब है अगर ये एक ऐसा स्क्वायर है और इस पर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या इसको हम सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कह सकते हैं। कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब इसका ओवरव्यू आप करोगे ना, ओवरव्यू, तो आप क्या देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक सर्कल में मूव कर रहा है। अगर इस पर बार बार ये रोटेट कर रहा है, इसके पेरीफेरी पर बार बार घूम रहा है, तो आप जब ऊपर से देखोगे तो क्या देखोगे कि ऐसे मूव कर रहा है। उसी तरह से अगर कोई ये पेंटागन है या चलो हेक्सागन है, तो इस पर भी अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसका मोशन क्या? सर्कुलर मोशन होगा। तो कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कल पर या किसी क्लोज्ड फिगर के पेरीफेरी पर मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं बाबू? सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। देखो, तो देखो, और सपोज यहाँ पर कोई बल्क ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बल्क ऑब्जेक्ट। चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ओके। देखो, ये एक सर्कुलर पाथ है, थोड़ा सा ओवल टाइप का है लेकिन मान लो सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ है और इस पर एक इतना बड़ा और ये जो ऑब्जेक्ट है, चलो इसको बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस पर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सोचो उस कंडीशन में क्या होगा। अब तो ये पार्टिकल तो नहीं है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और ये सारे के सारे पार्टिकल्स, देखो यहाँ पर तो था कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा था, तो इसके सारे जो पॉइंट थे, सारे पार्टिकल्स थे, वो एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे थे, तो इसको हम पार्टिकल से रिप्लेस कर दी। यहाँ पर कैसे रिप्लेस करेंगे? हमने अभी क्या बताया, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल पर मूव करे या कोई पार्टिकल सर्कल पर मूव करे, तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो देखो, इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, तो ये बॉडी क्या होगा?
इसको हम कब रिप्लेस कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से, जब इसके सारे पार्टिकल्स अलग अलग सर्कल में, देखो अलग अलग सर्कल में मूव करें और वो सारे के सारे सर्कल्स कंसेंट्रिक हो। जैसे देखो यहाँ वाला पार्टिकल है तो यहाँ वाला पार्टिकल छोटे से सर्कल में मूव करेगा, यहाँ वाला पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा, है ना, ऐसा कुछ। फिर यहाँ वाला पार्टिकल उससे कम रेडियस में मूव करेगा, यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा बहुत ज्यादा रेडियस में मूव करेगा, उसी तरह से यहाँ वाला थोड़ा सा लॉन्गर में मूव करेगा। तो आपने क्या देखा कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को भी हम चाहें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका कंडीशन क्या होगा कि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स पर मूव करने चाहिए। यही बात हमने कल बताया था, यस ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन था, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद क्या था बाबू, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में देखो, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल पर मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसी एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, ठीक है ना। तो देखो सपोज कि यह कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बल्ब बॉडी, ठीक है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन उस एक्सिस को कहते हैं जिसके राउंड एंड अबाउट मोशन होता है। तो चलो ये जो है इसमें क्या है कि इसमें ये भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है बाबू। यस सर। चलो देखो यहाँ पार्टिकल होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से बना होगा। तो देखो अगर हम इसको, ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या होगा, यहाँ का जो पार्टिकल होगा, यहाँ का जो पार्टिकल होगा वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। यहाँ का जो होगा ऐसे मूव करेगा, यहाँ वाला ऐसे मूव करेगा, यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, यहाँ वाला ऐसे मूव करेगा और यहाँ वाला ऐसे मूव करेगा। उसी तरह से यहाँ वाला कुछ बड़ा सर्कल में मूव करेगा, यहाँ वाला पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करेगा। इस तरह से हर पार्टिकल जो होंगे अलग अलग सर्कल में मूव करेंगे, ठीक है, अलग अलग सर्कल में मूव करेंगे। और क्या होगा कि ये कंसेंट्रिक होंगे, क्या कुछ सर्कल कंसेंट्रिक होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। मान लो कि यहाँ वाला, यहाँ इस पार्टिकल के जस्ट बगल में एक और पार्टिकल है, तो ये जो सर्कल बनाएगा उसका भी सेंटर इस पार्टिकल के सेंटर के पास होगा ना। लेकिन एक बात इसमें कॉमन है, वो ये कॉमन है कि इस जो भी पार्टिकल जब ये मूव करेंगे एक्सिस के अलोंग, तो वो एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे, ठीक है ना। एक ही एक्सिस के अलोंग ये सारे के सारे पार्टिकल मूव करेंगे। तो हमने क्या देखा, जब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव करे, बात समझे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। और जब ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स जो होंगे किसी एक एक्सिस के अलोंग डिफरेंट सर्कल में मूव करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू, रोटेशनल मोशन, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, नाम तो आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। डिस्टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं दूरी, कहते हैं कि इस जगह से उस जगह का कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो पाथ है, उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बाबू, डिस्टेंस। अब देखो तो हम कह सकते हैं द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ देखो इस ए से बी जाने का क्या एक ही रास्ता हो सकता है, नहीं ना, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। हो सकता है हमारा मन, हम ऐसे न जा करके, ए से बी ऐसे न जा करके हम ऐसे जाएं, पाथ चेंज। इससे ये बड़ा है, ये आपको ही दिखाई दे रहा है, लंबा होगा, ठीक है। फिर कहें ना हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऐसे घूम के जाएंगे, एक दूसरा बात, ठीक है, ठीक है, एक दूसरा बात हो गया। फिर कोई कहता है कि नहीं ऐसे नहीं जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, तीसरा बात। तो कोई भी पाथ इसमें फिक्स नहीं है। तो जिस पाथ को हम फॉलो करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, उसको हम क्या कहेंगे बाबू, उसका डिस्टेंस, ठीक है। द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ओके। अब देखो डिस्टेंस का ही एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट।
अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग यहाँ बात कर रहे थे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का, जो जब हम बात कर रहे थे ए से बी के रास्ते की, तो क्या इसमें हमने कोई डायरेक्शन बताया? नो सर। नहीं ना। तो देखो, जब डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और एक बात हमेशा याद रखना, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है ना? फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए को हम इनिशियल पॉइंट पोजीशन कहेंगे और पॉइंट बी को हम फाइनल पोजीशन, ठीक है? हमेशा याद रखना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है? अब देखो, तो हमने क्या कहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बुआ? पॉइंट ए से पॉइंट बी को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वो होगा, क्योंकि हमेशा याद रखो स्ट्रेट लाइन पाथ इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, जैसे आप समझो कि कोई आदमी यहाँ पर ए पर है, फिर बी पर आता है और फिर यहाँ सी पर आता है, ठीक है? कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मान लो कि वो 3 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर है, ठीक है? तो एक आदमी को ए से सी आने के लिए अगर वो इस रास्ते से चलता है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 7 किलोमीटर। और ये 4, यानी कि 3 + 4 = 7 किलोमीटर। लेकिन तो यहाँ पर यह जो व्यक्ति है, जो आदमी है, वो क्या ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। नो, डिस्टेंस। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा देखो इनिशियल से फाइनल की तरफ में डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ये है, नो डाउट, फाइनल ये है, नो डाउट, लेकिन क्या इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला कोई भी स्ट्रेट लाइन पाथ आपको दिखाई दे रहा है? नो सर। नहीं ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट ए से सी को मिलाता हुआ एक लाइन होगा, यानी कि ए से सी, यानी कि ए सी जो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो बाबू, ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? डिस्टेंस। और ये जो लाइन होगा ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो देखो यहाँ समझो, तो इसका जो डिस्टेंस होगा कैसे? देखो ये तो 90 डिग्री है, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। तो देखो 3, 4 इसका वैल्यू आपको क्या आएगा? 5 आएगा। आप कैलकुलेट करो पाइथागोरस फार्मूला से, जिस √(this² + this² = this होता है ना। तो ये 5 किलोमीटर आएगा। अब बताओ कि कौन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा? डिस्टेंस ज्यादा। तो हमने क्या कहा था? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ठीक है। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम आपको देंगे बनाने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में। तो देखो अब सुनो, अब जो हम बात करने वाले हैं, अब जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि देखो यहाँ पर तो आपने देखा कि दोनों, आपको आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दोनों में तो हम डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, मतलब पाथ लेंथ की ही बात कर रहे हैं, फिर दोनों का अलग अलग नाम क्यों? तो यहाँ देखो, जिसमें डायरेक्शन हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा वो डिस्टेंस होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर है तो मैंने क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बताया। लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ से 1 किलोमीटर ईस्टवर्ड मेरा घर है, ईस्ट डायरेक्शन में मेरा घर है, तो मैंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट कहा। अब देखो आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्वांटिटी एक ही है, पाथ लेंथ ही है, दोनों में भेद क्यों? क्या दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, यहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ बाबू, ये दिखने में कैसा है, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात आएगा कि सर ये छोटा है और ये बड़ा है। इन दोनों के बारे में मैं पूछूं तो आप कहोगे क्या कि सर ये हल्का है, ये भारी है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा बोलोगे ना पहले? मतलब जो भी हमने देखा ऑब्जेक्ट्स में, जो भी देखा, छोटा मोटा लंबा पतला गर्म ठंडा, एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक दे दूँ, एक गिलास में कॉफी दे दूँ, तो आप कहोगे सर ये ठंडा ये गर्म, कहोगे ना? तो इस तरह से ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि मेजर कर सकते हैं, यह क्या है? ऑब्जेक्ट्स का, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है
जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझे, जिसको कि मेजर कर सकते हैं। देखो इसी को हम इसकी ही बात करें तो क्या ये कितना लंबाई का है, क्या इसको मेजर कर सकते हैं ना, इसको मेजर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमने क्या मेजर किया, इसके लेंथ को मेजर किया। बात समझे, जब हमने कहा कि मैं आपको एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक दूंगा, एक गिलास में कॉफी दूंगा, तो वहां पर आप जो मेजर कर रहे हो, क्या मेजर कर रहे हो बाबू, उसका टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर इन दो पेपर वेट्स की मैं बात करूं, कौन हल्का है कौन भारी है, इसके मास की जब बात आती है तो क्या होगा, वहां पर हम इसके जब इसके भारीपन की बात आती है तो यहाँ पर हम क्या मेजर करते हैं, उसके मास को मेजर करते हैं, उसकी वेट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट यूनिट्स भी है। जैसे इसके लेंथ को हम मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ठंडापन को मेजर करें, गर्माहट को मेजर करें, तो वहां पर हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ठीक है, ये 3 पैमाने होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास की बात करें, ठीक है, तो वहां पर क्या हम मेजर करेंगे, उसका मेजरमेंट क्या होगा, केजी होगा, ग्राम होगा, टन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं, सबकी अलग अलग यूनिट्स। ठीक है, अब देखो बाबू, तो अब जो हमने यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि लेंथ ही था, लेकिन दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को हमने पढ़ा, एक में डायरेक्शन था, एक में डायरेक्शन नहीं था। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, तो हमने क्या देखा अभी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप होंगे बाबू, 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा स्केलर क्वांटिटी, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क ये है कि ये जो स्केलर क्वांटिटी होगा इसमें क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन नहीं है। उसी तरह से अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इसमें क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, जैसा कि हमने देखा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों में आपको समझ में आ गया कि दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जहां पर बात हम दोनों के पाथ लेंथ की कर रहे हैं, फिर भी दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, तो कैसे। ठीक है, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हमारा जो पाथ हम फॉलो करेंगे बस वही हमारा डिस्टेंस कहलाएगा, चाहे लंबा हो छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला बात कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और दूसरा कि वो हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। ठीक है, ये दोनों चीज हमने पढ़ा था, इस चीज हमने देखा था। और तो अब आप लोगों का जो वर्क है वो वर्क ये है कि आप सब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के वहां से शुरू करके आगे तक पढ़ जाएंगे। ठीक है, जहां पर हम बात करेंगे कल स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, इन सब चीजों को हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।